हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में अवयव के विषय में जाना था बेसिक, और ये भी जाना था कि कितने प्रकार के अवयव हो सकते हैं। तो उसमें मुख्य हम लोगों ने जाना था कि कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि पंक्ति, स्तंभ, एकल, वर्ग अवयव, आयताकार। अब चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही ख़ास चीज़ें, जैसे कि हमारे जो प्रकार थे, आयताकार और वर्गाकार अवयव के प्रकार थे, उसमें एक बहुत ही ख़ास बात हम लोग सीखने वाले हैं कि जैसे हमारा त्रिभुजाकार अवयव है या विकर्ण अवयव है, उसमें हम जो ज़ीरो आते हैं, शून्य आते हैं, इसकी न्यूनतम संख्या कैसे ज्ञात की जाए। इसके साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि दो अवयव हैं तो उनको किस प्रकार से जोड़ा या घटाया जा सकता है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि अवयवों की जो बीजगणित होती है ना, बीजगणित का मतलब क्या, चीज़ों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, इसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं शून्य अवयव क्या होता है। शून्य अवयव एक ऐसा अवयव, देखिए नाम से ही पता चल जाएगा, 80% बच्चे तो समझ गए होंगे कि शून्य अवयव का सीधा सा मतलब होता है एक ऐसा अवयव जिसमें सारे अवयव क्या हों, ज़ीरो हो। एक ऐसा अवयव जिसमें सारे अवयव हमारे ज़ीरो हैं, उसे क्या कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। और कमाल की बात है कि इसे ओ से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है ना। कैपिटल जीरो भी आप इसे समझ सकते हो, कुछ विद्वान लोग इसे ना कैपिटल जीरो भी कहते हैं, ओ भी कहते हैं, आप कुछ भी समझ लो। वैसे कैपिटल जीरो ही ज़्यादा सही है। जो लोग समझ रहे हैं कि ओ से प्रदर्शित करते हैं, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि जितनी भी अच्छी बुक्स हैं, जैसे आयन हस्टाइन की ले लो आप, टॉपिक्स इन अलजेब्रा, उसमें भी ये कहा गया कि ये ओ नहीं है बल्कि क्या है, कैपिटल ज़ीरो। तो ऐसा अवयव सारे अवयव ज़ीरो हों, शून्य अवयव कहलाता है, ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाती है, कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ये सब तो सामान्य है, लेकिन इसमें खास बात क्या है, जहाँ पर हम लोगों को कहीं ना कहीं अटकना पड़ सकता है। खास बात इसमें यह है कि जो शून्य अवयव होती है वो हमारी आयताकार भी होती है और वर्गाकार भी होती है। याद क्या रखने वाली चीज़ है कि शून्य अवयव आयताकार और वर्गाकार दोनों प्रकार की हो सकती है। देख सकते हैं यहाँ पर ये शून्य अवयव है जो कि कैसी है, वर्ग अवयव है, और ये हमारी आयताकार है। तो शून्य अवयव आयताकार और वर्गाकार दोनों प्रकार की हो सकती है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कि एक त्रिभुजाकार है ना, त्रिभुजाकार, जब मैं त्रिभुजाकार नाम लूं तो हमारा मतलब दोनों से होता है, ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार, हमारा मतलब दोनों से होता है, क्योंकि जो परिणाम एक के लिए होगा वो परिणाम हमारा दूसरे के लिए भी होगा। तो कहा यह जा रहा है कि एक त्रिभुजाकार अवयव में है ना, शून्य की न्यूनतम संख्या क्या होगी। लिख दिया है n² - n/2, और कैसे होगी आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने एक त्रिभुजाकार अवयव लिया, कैपिटल A बराबर A11, फिर A12 एंड A1n, इसके बाद A21, हाँ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर ज़ीरो लेना चाहिए हमें। तो बेटा यहाँ पर ना इसको हम ज़ीरो लेते हैं, क्योंकि हम कोई एक फिक्स कर लो। चलो इसमें ऊपरी त्रिभुजाकार हमने फिक्स किया, तो अगर ऊपरी त्रिभुजाकार हमने इसमें फिक्स किया तो इसे हम ज़ीरो ले लेते हैं। यहाँ पर ज़ीरो किया, फिर 2 से लेके A2n, फिर ज़ीरो किया और फिर ज़ीरो किया, तो अब की बार क्या आएगा, A33 से लेके A3n, और फाइनली 0 0 0, लास्ट में यहाँ क्या आएगा, ANN। ये एक त्रिभुजाकार अवयव है। कौन सी त्रिभुजाकार है, आइए त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने त्रिभुज बना लिया ऊपरी, है ना, तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है। हमें पता क्या करना है, हमें पता ये करना है कि ये जितने ज़ीरो आ रहे हैं ये संख्या में कितने होंगे, है ना, अलग अलग कोटि के लिए संख्या में कितने होंगे, 10 20 50, इसकी संख्या हमें पता लगाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले
देखिए इसकी जो कोटि है वो कितनी है n। तो बच्चों इसमें कुल अवयव कितने हो जाएंगे, इस आव्यूह में कुल अवयव सभी को पता है कितने हो जाएंगे n²। अब क्या करते हैं कि ये जो मुख्य विकर्ण है इसको इस तरह से ना बॉक्स में कर लेते हैं और पता लगाते हैं कि ये जो मुख्य विकर्ण हमने बॉक्स में किया है ना A11 A22 A33 ANN, तो जरा सोच के बताओ कि इस मुख्य विकर्ण में कुल कितने अवयव होंगे। 1 1 2 2 3 3 NN, गिनती भी करो तो सीधे सीधे कितने आ रहे हैं n। तो इसमें कुल अवयव कितने हो गए n। और हमें पता लगाना है कि इन जीरो की संख्या कितनी है। तो बच्चों चलो हमने इसकी संख्या को क्या मान लिया x। तो एनीबडी कैन से, कोई भी ये बात कह सकता है कि जितने ये होंगे उतने ही हमारे ये होंगे। तो अगर इनकी संख्या x मानी है तो इनकी भी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। अब देखिए पूरी आयु हमारी 3 भागों में बढ़ चुकी है। पहला भाग ये x वाला, दूसरा भाग मुख्य विकर्ण अवयव वाला, कुल अवयव कितने हैं n, और तीसरा ये जीरोस, इसकी संख्या कितनी है x। ये तीनों मिलेंगे तो इस आयु के कुल अवयव आ जाएंगे और कुल अवयव हमारे कितने हैं n²। तो आइए तीनों को जोड़ते हैं, तीनों भागों को जोड़ते हैं, कुल अवयवों की संख्या के बराबर आ जाएगा। तो x प्लस n किसके बराबर हो जाएगा, n² के। यहाँ से 2x है ना, 2x प्लस n बराबर किसके आ गया, n² के। तो 2x बराबर कितना हो गया, n² माइनस n। तो x बराबर कितना हो गया, n² माइनस n/2। सीधी सी बात है कि अगर किसी त्रिभुजाकार आव्यूह की कोटि n है हमारी, तो इस आव्यूह में शून्यों की न्यूनतम संख्या है ना, कम से कम है, जीरो कम से कम आए। मतलब जीरो कम से कम आने का मतलब है यहाँ कहीं भी जीरो ना आए है। ये भी समझना है आपको कि कम से कम और अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है। कम से कम जीरो लाना है मतलब ये तो हमारे फिक्स होते हैं कि जीरो होंगे ही होंगे, इनके अलावा जितने भी अवयव हैं कोई भी हमारा जीरो नहीं है। तो न्यूनतम शून्यों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, n² माइनस n/2। अच्छा यहाँ n क्या है, आव्यूह की कोटि है। अब मान लो हमारी 4 कोटि का कोई आव्यूह है, एग्जाम्पल के तौर पर 4 कोटि का कोई त्रिभुजाकार आव्यूह है। पूछा जाता है कि भाई 4 कोटि का अगर कोई त्रिभुजाकार आव्यूह है तो उसमें शून्यों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। भाई बहुत आसान है, n की जगह कितना डाल देंगे, हम 4 डाल देंगे ना। अगर 6 कोटि की है तो n की जगह कितना डाल देंगे, 6 डाल देंगे। तो अगर हमारी कोटि मान लो कितनी है, 4, तो न्यूनतम संख्या हो जाएगी 16 माइनस 4/2, 12/2 कितना हो जाएगा, 6। और अगर हमारी कोटि मान लो 6 है तो न्यूनतम संख्या हमारी कितनी हो सकती है, यहाँ से 36 माइनस 6 यानी कि 30/2, तो कितनी आएगी शून्यों की संख्या, 15 आएगी। बहुत आसान है इन सब चीज़ों को निकालना। अब चलते हैं आगे। आगे कहता है कि त्रिभुजाकार आव्यूह में भिन्न भिन्न अवयवों की अधिकतम संख्या। बेटा हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा जो अभी किया था। चलो ले लेते हैं A11 A12 से लेके A1n फिर 0, वही बना लेते हैं A22। बताया था ना कि अगर एक त्रिभुजाकार के लिए है तो दूसरे, अगर ऊपरी के लिए है तो निम्न के लिए ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर कितना किया, 2n फिर 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर 3n, फाइनली 0 0 0 और यहाँ कितना हो जाएगा n। तो जैसा कि अभी पीछे हम लोगों ने जाना था, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक चीज़ तो हम जान चुके हैं। एक चीज़ क्या जान चुके हैं, पहले आप इस रिजल्ट को देखिए। क्या पता करना है कि एक त्रिभुजाकार आव्यूह में भिन्न भिन्न अवयवों की अधिकतम संख्या, भिन्न भिन्न अवयवों की अधिकतम संख्या, अगर इनकी बात करें है ना, ये सारे जीरो भिन्न भिन्न संख्या में कितने होंगे, केवल एक, 0 0 0 0 सारे समान हैं। तो इनको अगर संख्या में हम गिनती करें तो ये कितने आएंगे, 1 आएंगे।
तो ये कितने आया संख्या में 1। और मुख्य विकर्ण की अगर मैं बात करता हूं इनकी, तो ये बेटा संख्या में कितने हो जाएंगे n, जैसा कि जानते हैं पीछे भी हम जान चुके हैं कि इनकी अगर गिनती करें तो कितने आएंगे n। और अगर इनको देखा जाए तो ये संख्या में अभी हमने पीछे निकाला था, ये भिन्न भिन्न है ना संख्या में कितने आए थे, n स्क्वायर माइनस n/2। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये भी तो n स्क्वायर माइनस n/2 है। जी नहीं, मैं कह रहा हूं भिन्न भिन्न अलग अलग होने चाहिए, ये सारे तो समान हैं, संख्या में जरूर है। ये संख्या में अगर देखा जाए तो ये संख्या में कितने आएंगे, n स्क्वायर माइनस n/2 आएंगे, लेकिन हमें भिन्न भिन्न चाहिए यहाँ पर, है ना, भिन्न भिन्न चाहिए। तो भिन्न कितने हैं, भिन्न हमारा 1 है। ये सारे हमारे भिन्न भिन्न हैं तो संख्या में कितने होंगे, ये सारे हमारे भिन्न भिन्न हैं तो संख्या में कितने होंगे, ये। अब इन तीनों भागों को जोड़ने पर हमें अधिकतम संख्या पता चल जाएगी। तो अधिकतम संख्या हमारी कितनी आ रही है, देखिए 1 को लिया, फिर n को लिया, फिर n स्क्वायर माइनस n/2 को लिया। तो एक त्रिभुजाकार अवयव में हम ये बता सकते हैं कि उसमें भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या कितनी होगी। इसी रिजल्ट को अगर विकर्ण अवयव या विकर्ण अवयव में हम ट्रेस करें तो देखिए क्या आएगा। हमने एक विकर्ण अवयव लिया a11 0 0 एंड 0, फिर 0, फिर 2 2 0 एंड 0 0, a3 3 एंड 0 करते चले जाएं तो 0 0 0 और an। इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि 0 की न्यूनतम संख्या, क्या पता करना है, एक विकर्ण अवयव में 0 की न्यूनतम संख्या। तो भाई न्यूनतम संख्या हमें निकालना है, इसका मतलब ये है कि मुख्य विकर्ण का कोई भी अवयव हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें 0 कम से कम लेने हैं। तो बचे क्या ये और बचे क्या ये, है ना। तो आप इन दोनों की संख्या को जोड़ दो, इन दोनों की संख्या कितनी होगी हमें पता है, कितने 0 होते हैं, n स्क्वायर माइनस n/2। यहाँ पर कितने 0 होते हैं, n स्क्वायर माइनस n/2। अभी पीछे हमने इस रिजल्ट को प्रूफ किया था कि ये ऊपरी भाग और नीचे भाग दोनों में समान होता है, दोनों में समान होता है। तो अगर ये मैं देखूं कि ये कितने 0 हैं तो ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे, और टोटल हमें न्यूनतम संख्या लानी है टोटल जीरोस की। तो टोटल जीरोस की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, कुल संख्या 0 की कुल संख्या हो जाएगी, इतने 0 यहाँ पर हैं n स्क्वायर माइनस n/2 और इतने 0 यहाँ पर है n स्क्वायर माइनस n/2। आधा और आधा मिलके कितना होता है, 1 होता है, दुनिया यही कहती है। तो ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, तो हमने ये पता लगाया कि एक विकर्ण अवयव में 0 की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, n स्क्वायर माइनस n। अब अगर मैं कहूँ कि एक विकर्ण अवयव में 0 की अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम संख्या के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 को लिखना पड़ेगा। जब कभी अधिकतम संख्या पूछा जाए तो एक रिजल्ट को याद करो बच्चों, एक रिजल्ट मैंने आपको बताया था, आगे बढ़ जाओ। एक रिजल्ट हमने आपको बताया था इस तरह का, देखिए मैं लिख रहा हूँ 3 0 0 0 0 0 0 0 0। इस तरह का सीन, इस तरह का फोटो अपने दिमाग में रखना है। अधिकतम 0 लाने के लिए जो विकर्ण अवयव होगी वो हमारी इस तरह की होगी। अब अगर विकर्ण अवयव इस तरह की है तो कोई भी एक बात कह सकता है ये बहुत आसान है, इसमें मतलब 0 की संख्या, अधिकतम 0 की संख्या पता करना बहुत आसान है। अरे भाई टोटल में से कितना घटाना है देख लो, हमें 0 की संख्या पता करना है तो टोटल में से वो अवयव घटा दें, उस अवयव की संख्या घटा दें जो कैसा है, जो 0 नहीं है। तो टोटल हमारी कितनी होती है, टोटल होती है n स्क्वायर और इसमें से 1 घटाना पड़ेगा हमें। तो अधिकतम शून्यों की संख्या एक विकर्ण अवयव में कितनी होनी चाहिए, n स्क्वायर माइनस 1। ये 3-4 छोटे छोटे से रिजल्ट्स थे, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अब इन पर क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं जो मैं आपको बता भी चुका हूं कि 4 कोटि के त्रिभुजाकार अवयव के 0 की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो बेटा त्रिभुजाकार में न्यूनतम संख्या के लिए मैंने बताया था n स्क्वायर माइनस n/2। अच्छा
कोटि हमारी कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 बटे 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 6 कोटि के विकर्ण आव्यूह के शून्य की न्यूनतम संख्या, तो विकर्ण में न्यूनतम संख्या हमारी कितनी होती है n² माइनस n। अच्छा कोटि हमारी कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 6 यानी कि कितना आएगा 30 आएगा। बहुत आसान है। अगर ये 4 रिजल्ट्स अपन को याद है ना कि एक त्रिभुजाकार में न्यूनतम शून्य की संख्या n² माइनस n/2, एक विकर्ण आव्यूह में न्यूनतम शून्य की संख्या n² माइनस n, एक त्रिभुजाकार में अधिकतम भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या 1 + n + n² माइनस n/2, और एक विकर्ण आव्यूह में अधिकतम शून्य की संख्या n² माइनस 1। 4 छोटे छोटे से रिजल्ट्स अगर दिमाग में है ना तो ऐसे क्वेश्चंस को लिए पेन नहीं चलाना पड़ता है, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो। सो नेक्स्ट, आव्यूह की बीजगणित। अब है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की आव्यूहों को। इस सेक्शन में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम दो आव्यूहों को जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, क्या क्या होना चाहिए, तभी दो आव्यूह जोड़ सकते हैं, घट सकते हैं, गुणा हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि दो आव्यूहों को किस तरह से जोड़ा जाता है। तो देखिए, जोड़ने के लिए पहली बात तो दो आव्यूह हैं, जोड़ने के लिए दोनों का फ्रेम हमारा एक जैसा होना चाहिए। फ्रेम का मतलब है दोनों आव्यूहों की कोटियां कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अरे भाई आप जोड़ोगे ना तो जोड़ने के लिए आपके दो फ्रेम हैं दोनों आव्यूहों की, वो कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कुछ इस तरह के जैसे मैंने मान लो कह दिया a + b, यहाँ पर 2 1 3 0 5 7 एक आव्यूह हमारी इस तरह की है। अब दूसरी आव्यूह हमें इसी फ्रेम की लेना है। दूसरी आव्यूह हमने ले ली 0 5 6 -1 2 3, है ना। देखो दोनों की कोटियां कैसी हैं, समान हैं। अगर समान है तभी जुड़ेंगे, घटेंगे, है ना। जोड़ने घटने के लिए दोनों आव्यूहों की कोटियां कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब जोड़ा कैसे जाता है, ये बहुत आसान है। कहते हैं ना कि पूरे आव्यूह में अगर जो सबसे आसान सी चीज है वो है कि आव्यूहों को किस तरह से जोड़ा और घटाया जाता है, किस तरह से अदिश गुणन किया जाता है, सबसे आसान चीज में आता है। तो कैसे जोड़ेंगे, इनके संगत अवयव जोड़ेंगे। इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे, है ना, इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसे इसके साथ जोड़ देंगे। इसी तरह से 0 को -1 के साथ, 5 को 2 के साथ और 7 को 3 के साथ। ये तरीका है जोड़ने का। इसके संगत अवयव इसके संगत अवयव से जुड़ेंगे और जुड़ करके जो आव्यूह आएगी वो हमारा a और b का क्या कहलाएगी, योग कहलाएगी। तो आइए जोड़ते हैं। तो a + b हमारा हो जाएगा 2 और 0 कितना हुआ 2, 1 और 5 6, 3 और 6 कितना हुआ 9, और 0 -1 को जोड़ेंगे तो -1, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10। ये लो साहब। और एक अच्छी बात ये जानिए कि जो कोटि हमारी a और b की है वही कोटि हमारी a + b की होगी। आप देख सकते हैं इसकी कोटि हमारी कितनी है, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, तो 2 × 3। इसकी भी कोटि हमारी कितनी है 2 × 3। इसकी भी कोटि हमारी कितनी है 2 × 3। यह है जोड़ने का तरीका कि किस तरह से हम दो आव्यूहों को जोड़ सकते हैं। अब इसके कुछ प्रगुण हैं, जैसे कि क्रम विनिमय नियम, है ना, a + b = b + a। बहुत ही आसान है, छोटे छोटे से रूल हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं कि जो योग होता है आव्यूहों का वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, सहचर्य नियम का पालन करता है। आगे और भी हैं, योगात्मक प्रतिलोम। देखिए योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम बेसिकली जो नियम है इसका वो इस तरह से है कि a + b बराबर है 0 मैट्रिक्स = b + a। यहाँ पर b को a का क्या कहा जाता है, योगात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। b को a का, अब b है क्या भाई, ठीक है b को a का, लेकिन ये b आया कहाँ से, हमारे पास तो केवल a था और हमसे ये पूछा जा रहा था कि a का योगात्मक प्रतिलोम निकालो। तो ये b कहाँ से आ गया, तो b आप यहाँ पर निकाल सकते हो। b को a के पदों में कैसे निकाला जाए, अगर आप b निकालोगे तो कितना आएगा, -a आएगा, है ना। ये a पक्षांतर होके जब इधर आएगा तो a पक्षांतर होके इधर जाने के बाद कितना आया, -a आया।
अर्थ क्या निकला? अर्थ ये निकला कि किसी अवयव A का योगात्मक प्रतिलोम क्या कहलाता है? -A कहलाता है। B कहलाता रहा, यहाँ पर B को कहते थे योगात्मक प्रतिलोम A का, और B कितना आया? -A। तो A का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? -A। ये बात याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्रतिलोम हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक योगात्मक प्रतिलोम, एक गुणात्मक प्रतिलोम। अभी हम यहाँ पर योग पढ़ रहे हैं तो योगात्मक प्रतिलोम की बात हुई है, आगे जाके जब गुणन पढ़ेंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम की बात होगी, वो आगे की बात है। अभी हमने जाना योगात्मक प्रतिलोम। किसी अवयव A का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? -A होता है। इस चीज को याद रखना है। निरसन नियम A + B = A + C। A आपका चला जाएगा, B = C, या B + A = C + A। यहाँ पर A इधर से चला गया दाहिने तरफ से, इसमें बाएं तरफ से A गया, बाएं तरफ से A विलुप्त हुआ तो B = C, इसमें A हमारा दाएं तरफ से विलुप्त हुआ तो B = C। निरसन नियम का पालन करता है। आगे है, यदि A बराबर ये और B बराबर ये, तो बेटा कहता है D ज्ञात करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, A + B - D = 0। देखिए ये दिया है A + B - D = 0, कह रहा D ज्ञात करो, तो D को पक्षांतर कर लो ना। D को हम इधर लाएंगे तो D बराबर हमें कितना मिल गया? A + B। अब क्या करें साहब? D निकालना है तो A और B को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना कैसे होगा? अभी अभी बताया था किस तरह से जोड़ा जाता है। A को B के साथ है जोड़ने के लिए दोनों की कोटियां समान हो, और संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ना होगा, हमें A + B मिल जाएगा। तो A + B का मतलब हो गया 1 3 3 2 2 5 3 2 2 5 को जोड़ना है हमें, -1 -2 0 5 और 3 1। चलो जी जोड़ लो फटाफट। 1 को -1 के साथ में 0, 3 - 2 1 है ना, और 3 और 0 का कितना आएगा? 3, और 2 और 5 का कितना आएगा? 7, और 2 और 3 का कितना आया? 5, और 5 और 1 का कितना आया? 6 आया। लो जी ये आपका D बन के तैयार हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा समय इसमें नहीं लूंगा, हम आगे बढ़ जाते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, यदि A बराबर ये, तब A का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। देखिए पहली चीज हमसे पूछी जा रही है कि A का योगात्मक प्रतिलोम। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ ये बताए हुए कि A का योगात्मक प्रतिलोम कितना होता है? -A होता है ना। A का योगात्मक प्रतिलोम -A, तो इसका मतलब ये हुआ A आपका ये दिया है, B बाहर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। 8 9 7/2 फिर 8 फिर 1 - 1। हमें क्या करना है बच्चों? इस माइनस का अंदर गुणा करना है। तो जब कभी किसी अवयव में किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उस संख्या का गुणा अवयव के प्रत्येक अवयव में किया जाता है। संख्या का गुणा अवयव के प्रत्येक अवयव में किया जाता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जब कभी किसी अवयव में किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उस संख्या का गुणन उस अवयव के प्रत्येक अवयव में होता है अंदर जाके। तो इस माइनस का गुणा सभी में करेंगे तो ये कितना हो गया? -8 -9 -7/2 -8 और ये कितना है? शायद 1 है। हाँ ये कितना हो जाएगा? -1, और ये कितना हो जाएगा? 1। ये लो A का योगात्मक प्रतिलोम यानी कि -A आपके सामने है। फिर अगले पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए A का योगात्मक प्रतिलोम का योगात्मक प्रतिलोम। देखिए बहुत आसान सी चीज है, A से चले इसका योगात्मक प्रतिलोम -A, अब जो आया है उसका फिर से योगात्मक प्रतिलोम, तो -A का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? -A। A का योगात्मक प्रतिलोम -A, अब -A का फिर से योगात्मक प्रतिलोम, तो -A और माइनस मिलके कितना हो जाएगा? A। तो हम जहां से चले थे वहीं पर आ गए। तो अर्थ क्या निकला? अर्थ ये निकला कि योगात्मक प्रतिलोम का योगात्मक प्रतिलोम स्वयं A होगा। A के योगात्मक प्रतिलोम का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? खुद A होता है। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। इसमें सीधा सीधा था कि आपको पहले कोई अवयव A दिया है उसका हमें योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, और इसके बाद आने के बाद ये काम तो आप छोटी सी जगह में भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हर बार अवयव ही लेकर के करना पड़े, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं
ये लिया, फिर से इसका माइनस निकालते हैं, फिर डब्बा बनाते हैं, फिर माइनस का गुणा करते हैं। अजी क्या ज़रूरत है, आपको तो ऑप्शन देखना होगा वहाँ एग्जाम में, तो ऑप्शन के लिए तो आप छोटी सी जगह का यूज़ करो। ए से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, ये रिजल्ट इसके बराबर हो गया, ए से ए हमारा आ गया कि योगात्मक प्रतिलोम का योगात्मक प्रतिलोम ए ही होता है। आगे है बेटा आव्यूह का सदिश गुणन, है ना। सदिश गुणन बहुत जगह आता है, फिजिक्स में भी आता है, मैं देखता हूँ वेक्टर में भी आता है सदिश गुणन, और भी बहुत सारी जगह पे सदिश गुणन, फलन में भी आता है सदिश गुणन। तो ये वास्तव में सदिश गुणन होता क्या है, सभी जगह पर इसकी जो परिभाषा है वो एक जैसी है। जैसे यहाँ आव्यूह का सदिश गुणन है, तो इसका मतलब क्या होता है, आव्यूह के सदिश गुणन का मतलब होता है कि जब कभी किसी आव्यूह में किसी संख्या से गुणा करना। देखिए जो गुणन होता है ना बच्चों, वो दो तरह से होता है। आव्यूह का गुणन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है कि जब किसी आव्यूह में किसी संख्या से गुणा किया जाए, दूसरा होता है जब किसी आव्यूह में किसी आव्यूह का गुणा किया जाए। मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, गुणन दो प्रकार से होता है। आव्यूह में किसी संख्या से गुणा, जो कि सदिश गुणन कहलाता है। अब ये गुणन कैसे होगा मैं अभी बताता हूँ आपको, पहले आप गुणन की परिभाषा समझ लें। आव्यूह में, आव्यूह के संदर्भ में गुणन दो प्रकार से, सदिश गुणन और आव्यूह गुणन। सदिश गुणन का मतलब होता है आव्यूह में किसी संख्या से गुणा करना, और आव्यूह गुणन का मतलब होता है एक आव्यूह में किसी दूसरे आव्यूह से गुणा करना। तो दूसरी वाली बाद में बताऊंगा, सबसे पहले बात करता हूँ सदिश गुणन। तो कोई आव्यूह है, इसमें किसी संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है, सदिश गुणन कहलाता है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने हालांकि इस चीज को रिपीट किया था कि जब किसी आव्यूह में किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उस संख्या का गुणा आव्यूह में जितने भी अवयव हैं सभी में हो जाएगा। जैसे हमने a में k से गुणा किया, आव्यूह में इस संख्या k से गुणा किया, तो जितने भी अवयव हैं सभी में k से गुणा हो जाएगा। ka, kb, kc, kb, kc, ka, kc, ka, kb, जितने भी अवयव हैं आव्यूह में सभी अवयव में इस संख्या से गुणा हो जाएगा। आइए थोड़ा सा वैसे करके दिखाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई आव्यूह है 2, -1, 0, 5, 4, -3, और ना बेटा हमने ना अलग अलग, चलो 2a निकाल लें तो 2a है ना, ये सदिश गुणन है किसके द्वारा, 2 के द्वारा। 2 का गुणा कर देते हैं, 4 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, माइनस का 6 हो गया। अब किसी ने कहा कि नहीं भाई हमें 1/3a चाहिए, है ना, तो ये सदिश गुणन है किसके द्वारा, 1/3 के द्वारा। तो अब हमें किसका गुणा करना होगा, 1/3 से गुणा करना होगा। चलो करके देख लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 2/3 माइनस 1/3 एंड 0, फिर ये कितना हो गया 5/3, 4/3 एंड -1। अच्छा किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करके देखते हैं। चलो -4 से 4a से गुणा करके देखते हैं। ये सदिश गुणन है किसके द्वारा, -4 के द्वारा। तो -4 से अगर करेंगे तो -8 और 4 और 0 और -4, ये माइनस का 20 हुआ, ये माइनस का 16 हुआ, ये -4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि सदिश गुणन बहुत आसान है, आव्यूहों को जोड़ना बहुत ही आसान है, आव्यूह का योगात्मक प्रतिलोम निकालना बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, हल कीजिए। ठीक है, ये तो हमारा बेटा नहीं, आप जो सोच रहे हो वो नहीं है। इसमें एक्चुअली ये सब आव्यूह हैं जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं ना, सब के सब आव्यूह हैं। जैसे ये हमारा पंक्ति आव्यूह है, ये भी पंक्ति आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह है ना, पंक्ति आव्यूह, एक पंक्ति है तो क्या है, पंक्ति आव्यूह है। इन्हें आप ब्रैकेट समझने की गलती ना कीजिए। तो ये है हमारे पास x 2 y 3 z पंक्ति आव्यूह, है ना। इसकी कोटि जरूरी नहीं है, वैसे चाहे तो आप जानकारी के लिए लिख सकते हैं। एक पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं, 3 हैं। -2 का अगर गुणा करें, यहाँ पर प्लस लगा सकते हो, अंदर आप -2 का गुणा कर सकते हो। तो -2y -2z -2y -2z
और 2x, ये आपका 2x हो गया है ना बेटा। हमने यहाँ पर प्लस रखा ताकि हम -2 का अंदर गुणा कर लें। इसमें कितने से गुणा करना है? 3 से। तो प्लस का माइनस का 3z, 3x 3y, 3x एंड 3y, और ये बराबर है किसके? -12, 1 और 17 के। इसकी भी कोटि कितनी है? 1 क्रॉस 3। इसकी भी कोटि कितनी है? 1 क्रॉस 3। यहाँ पर भी कितना है? 1 क्रॉस 3। सभी की कोटि समान है। अब देखिए ये और ये तीनों पंक्ति अवयवों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो अगर इन तीनों पंक्ति अवयवों को हम जोड़ें तो जोड़ना कैसे होगा? पहला पहला और पहला, और किसके बराबर करेंगे? -12 के। तो हमें क्या मिला? x माइनस 2y माइनस ऑफ 3z किसके बराबर हुआ? -12 के बराबर हुआ। इसी तरह से दूसरा और दूसरा कितना मिलेगा? 2y माइनस ऑफ 2z प्लस ऑफ 3x किसके बराबर हुआ? 1 के। और थर्ड एलिमेंट को ऐड करेंगे तो 3z, और ये कितना है? 2x, और वो कितना है? 3y। तो ये हो गया 2x प्लस 3y किसके बराबर होगा? 17 के। बेटा वैल्यू हमें किसकी निकालना है? x, y, z। हल करना है समीकरण को, तो हमें वैल्यू किसकी निकालना है? x का, y का और z का। क्या ये मुश्किल काम है? एक्स वाई जेड का मान निकालना आपको याद नहीं आता? 9th 10th में इस तरह के समीकरणों को हम बिंदास पढ़े हुए हैं, है ना? तो क्यों अपना टाइम यहाँ पर ख़राब करते हो? आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगी। भाई पहले 2 से आप जेड को विलुप्त कर दो, आखिरी 2 से भी आप जेड को विलुप्त कर दो, नई 2 समीकरण आएंगी, उन्हें हल करेंगे, एक्स वाई का मान आ जाएगा। एक्स वाई का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे, जेड का मान आ जाएगा। ये छोटा सा काम करना है। उम्मीद है ये काम आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, और कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ये काम आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं इस प्रकार के समीकरण। वैसे इसमें आ गया है, इतना बड़ा आता नहीं है, इतनी बड़ी समीकरण आती नहीं है कि आप वो 9th 10th का विलुप्तीकरण पूरा लगाते फिरें। जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में बहुत ही छोटे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये है कि 1-2 लाइन 1 मिनट 1.5 मिनट में उनका रिजल्ट आ जाता है। इतने बड़े बड़े नहीं आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको लिया कि आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि अदिश गुणन को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है।